जो सीजीपीएससी के टॉपर हैं उनका इंटरव्यू करने हम निकल गए हैं और एक भाई है। मेरे को ना घर से मेरे दोस्त हैं दो, सुरेश नाम है और पीयूष नाम है, वो दोनों मेरे को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद वो बोलते हैं देखा रिजल्ट, मेरा पीडीएफ चूँकि खुला नहीं था। पापा मम्मी क्या करते हो? मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, मतलब मंडी जो सब्जी मंडी होती है उसमें सब्जी को लोड अनलोड करना, बसों में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अनलोड करना। कैसे मन में ख्याल आया कि सीजीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए? कब लगा कि अधिकारी बनने की ओर आगे बढ़े? तो वो एक अलग ही फीलिंग था जो शायद मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीलिंग था वो। ये बताओ क्या तैयारी की है, किस टाइप का, मतलब एक टॉपर को कैसा तैयारी करना पड़ता है सीजीपीएससी के लिए? प्रीलिम्स इतना टफ था कि 70-75 नंबर लाना एक जनरल व्यक्ति के लिए भी बहुत कठिन हो गया था। ये था कि मन में मैं खुद से कम अपना रिजल्ट देखूं। अच्छा हाँ। पंकज भाई रहने वाले कहाँ के रहने वाले वैसे आप? मेरे को खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं सारे टाइप के खाने बना सकता हूँ, इंडियन, वेस्टर्न, कॉन्टिनेंटल, लिट्टी चोखा से लेकर के मेरे को केक बनाना भी आता है। क्या बात है। वो सब मैं जानता हूँ, बनाता भी हूँ। देखिए कीमत मांगता है, समय मांगता है, चूँकि वैकेंसी भी थोड़ी लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा वैकेंसी में तैयारी करने वालों की संख्या, जैसे अगर 200-250 पोस्ट हैं तो लाखों लोग प्रीलिम्स देते हैं। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और सीजीपीएससी के रिजल्ट आने के बाद में लगातार आप बधाई के पोस्ट देख रहे होंगे, अलग अलग नेता मंत्री बधाई के पोस्ट दे रहे हैं। उसके बाद में जो सीजीपीएससी के टॉपर हैं उनका इंटरव्यू करने हम निकल गए हैं और एक भाई है, पंकज यादव नाम है, अंबिकापुर के रहने वाले हैं और टॉप 14 रैंक आया सीजीपीएससी में इस बार। उनसे बातचीत करेंगे। भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि अभी हम लोग पंकज भाई के ही रूम में हैं और हम लोग जो है पंकज भाई का रूम है छोटा सा, इसी रूम में बैठ के हम लोग सोचे कि यही इंटरव्यू कर लेना चाहिए। तो बैकग्राउंड कुछ कलर वलर कम ज़्यादा दिखेगा तो उसको ऐसे ही लीजिएगा, स्टोरी बड़ी है, ठीक है। पंकज भाई ये बताइए, कल रिजल्ट आया आपका और जब रिजल्ट पहली बार आप देखे कैसा था, मन में क्या भाव थी आपका? रिज़ल्ट एक्चुअल में कल बहुत लेट आया, जैसे 12 के अराउंड आया है रिज़ल्ट। तो हम लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। 10 ही बजे से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पिछले साल लगभग 9:30 के अराउंड रिज़ल्ट आ चुका था। लेकिन इस बार जब 12 बजा तो ऐसा लग रहा था आज आएगा भी कि नहीं, आएगा भी कि नहीं। तो मेरे को ना घर से मेरे दोस्त हैं दो, सुरेश नाम है और पीयूष नाम है, वो दोनों मेरे को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद वो बोलते हैं देखा रिज़ल्ट, मेरा पीडीएफ चूँकि खुला नहीं था, तो वो मेरे को बताया तेरा 14 रैंक आया। मैं शॉक हो गया एकदम, बस लग रहा था कि किसी तरीके से मेरा पीडीएफ खुले और मैं रिज़ल्ट देखूं। जैसे ही मैं देखा, मैं सबसे पहले उनका फ़ोन कट किया और घर में पापा को फ़ोन लगाया। मेरे यहाँ जनरली 10 बजे से 11 बजे सो जाते हैं पापा मम्मी, लेकिन मेरा मन था कि सबसे पहला जो बात है मैं अपने पापा से बताऊं। तो पापा से फ़ोन लगा के बताया, मम्मी से बताया। उसके बाद फिर मैं उस चीज़ को यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरा ही 14वां रैंक है। तो वो एक अलग ही फीलिंग था जो शायद मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीलिंग था वो। ऐसा जब 14 रैंक देख लिए, दोस्त भी फ़ोन किया तो यकीन नहीं हो? यकीन उस टाइप से नहीं था, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आते हो, जैसे 7 पेपर दे रहे हो, सुबह शाम एग्ज़ाम है, तो आप एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारा इतना ही नंबर आएगा। फिर आप इंटरव्यू भी दे के आए हो तो एग्जैक्टली जज नहीं हो पाता, इसीलिए ये था कि मन में मैं खुद से कम अपना रिजल्ट देखूं। ऐसा हाँ। पंकज भाई रहने वाले कहाँ के रहने वाले वैसे आप? जी मैं प्रॉपर अंबिकापुर सरगुजा जिले का निवासी हूँ और अभी फिलहाल लगभग साल भर से 6-7 महीने से मैं रायपुर में रह रहा हूँ। ऐसा मतलब अंबिकापुर आपका निवास है, लेकिन यहाँ रहना हो रहा है अभी फिलहाल। पापा मम्मी क्या करते हो? मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, मतलब मंडी जो सब्जी मंडी होती है उसमें सब्जी को लोड अनलोड करना, बसों में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अनलोड करना, वो सब करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं। ऐसा पापा ठेला चलाने का काम करते हैं। जी। कैसे मन में ख्याल आया कि सीजीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए? कब लगा कि अधिकारी बनने की ओर आगे बढ़े? मैं 2017 के दौरान जुड़ा हुआ था मतदाता जागरूकता अभियान। उस टाइम पर अंबिकापुर में कलेक्टर मैम थी, किरण कौशल मैम। तो एक अभियान चल रहा था स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, ओडीएफ फ्री कैंपेन चल रहा था। तो वो उस टाइम में उनको देखा कि किस तरीके से वो जुड़ के लोगों से काम कर रही हैं। कमिश्नर सर बहुत लोगों से जुड़ के काम कर रहे थे, हम लोग एज एनएसएस वॉलंटियर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी बात जब भी आती थी तो वो लोग रिकॉग्नाइज करते थे। फिर मैं फाइनल ईयर में बेस्ट स्टूडेंट के लिए नॉमिनेट हुआ। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही पिछले साल का जो पीडीएफ रहता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसी प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ था आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। तो ऐसा करके लिख दिया था। वो मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि आईपीएस में और आईएएस में क्या डिफरेंस होता है, सीजीपीएससी कुछ होता है कि नहीं। लेकिन उस टाइम पे एक बात मतलब माइंड में चली गई थी कि कुछ तो करना है।
तो फिर धीरे धीरे मैं पता किया क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा अंबिकापुर से साई कॉलेज से, तो मैं बिलासपुर एक दिन के लिए घूमने आया कि यहाँ पे मास्टर्स के साथ साथ क्या आप CGPSC की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को उस टाइम ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं वापस चला गया। फिर वही मास्टर्स किया। फिर मेरे को समझ में आया कि मास्टर्स करके भी कुछ होना जाना नहीं, मतलब एक जब तक आप किसी पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते हो, प्रॉपर सरकारी नौकरी नहीं ले लेते हो, तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो फिर मैं 2019 के अराउंड बिलासपुर आया, कोचिंग ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वहाँ से तैयारी जर्नी मेरी स्टार्ट होती है। लेकिन वही फिर उस टाइम कोविड लग गया, तो कोविड के कारण मेरा तैयारी जो है थोड़ा सा दब सा गया। फिर मैं रुक गया वहाँ पे। 2020-19 दोनों साल प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन मन में था कि कहीं ना कहीं कुछ करना है। 21 में वापस मैं 3 महीने के लिए बिलासपुर आया। तो 21 में बिलासपुर आने के बाद 3 महीने में यहाँ पढ़ा। प्रीलिम्स इतना टफ था कि 70-75 नंबर लाना एक जनरल व्यक्ति के लिए भी बहुत कठिन हो गया था। तो मैं माइंड में ये चला कि किसी तरीके से पास हो जाएंगे, देखेंगे जब पास हो जाएंगे। मैं बोरिया बिस्तर बिलासपुर से उठाया, घर चला गया। जाने के बाद फिर मैं देखता हूँ 8 मार्च, मेरे को आज भी डेट याद है क्योंकि मेरा पहला प्रीलिम्स निकला था। महिला दिवस के उपलक्ष्य में रिजल्ट आया था, मेरा प्रीलिम्स लिस्ट में नाम था। तो मैं सोचा कि 3 महीने में वापस से मैं बिलासपुर जाऊँगा, कैसे तैयारी करूँगा। इससे ज़्यादा बेहतर है मैं क्या करता हूँ, यहीं से घर से तैयारी करता हूँ। तो उस साल मैं घर से मेंस दिया, मेरा मेंस भी हो गया। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी लगभग अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा। उस साल मेरे को 150 में 101 नंबर मिले थे। लेकिन हम लोग का रिजल्ट रुक गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला था कि 58% यहाँ आरक्षण है, लेकिन 50% बोलता है हाईकोर्ट क्या 50% के दर पे लाइए। तो उस कारण से यहाँ पे रुक गया, वो रिज़ल्ट नहीं आया। 30 सितंबर को आना था, रिज़ल्ट आया सीधे 11 में, लगभग 6 से 7 महीने का डिले हुआ। तो उस टाइम तक उन लोग 2022 PSC का प्रीलिम्स भी ले चुके थे। मेरा 2022 PSC में प्रीलिम्स में तो हो गया, लेकिन 2021 PSC का जो मेन रिजल्ट था उसमें मेरा 116 रैंक आया। कुछ नहीं मिला मेरे को, लगभग 170 पद थे लेकिन मिला कुछ नहीं। 2022 में वापस से मैं, चूँकि 21 में घर में था, मेरे को ये समझ में आया 22 में भी, 22 का जो मेंस था वो भी मैं घर से दिया। तो मेरे को ये समझ में आया कि घर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, या टीचर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मटेरियल का दिक्कत है। तो मैं 2022 में लगभग अक्टूबर के महीने में वापस से मैं बिलासपुर आता हूँ। बिलासपुर आने के बाद मैं लगभग साल भर रहता हूँ। प्रॉपर 2023 का जो CGPSC है उसमें प्रीलिम्स देता हूँ, प्रीलिम्स निकलता है, मेंस देता हूँ, मेंस निकलता है। और इंटरव्यू के टाइम पे, मतलब जैसे मेंस जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर में, दिल्ली IAS अकेडमी, वो ज्वाइन करता हूँ एज अ कंटेंट टीम में काम करने के लिए, ताकि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और अब एक अर्निंग सोर्स भी आता रहे। एक टाइम के बाद घर से पैसा मांगना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो 23 हो गया। 23 में मेरा 23 का रिजल्ट था 24 में आता है। नवंबर में रिजल्ट आया, मेरा 90 रैंक आया और मेरे को एज ए स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट मिला, जिसको हम लोग जनरली GST इंस्पेक्टर के नाम पे के रूप में जानते हैं। उसके बाद मेरा रायपुर में ही पोस्टिंग हो गया, रायपुर सर्कल 1 में। अभी जस्ट 2024 में मेरे पोस्टिंग हुआ है। 2024 नहीं बोलेंगे, 2025, सॉरी, अभी 2025 चल रहा है। 25 में मेरी पोस्टिंग हुई है अप्रैल के महीने में, और मैं अभी करेंटली 6 से 7 महीने यहाँ जॉब कर चुका हूँ। जॉब के साथ साथ 2024 का भी एग्ज़ाम दिया और इस बार वाले में मेरा 14th रैंक आया। ऐसा जी। ये बताओ क्या तैयारी की है, किस टाइप का, मतलब एक टॉपर को कैसा तैयारी करना पड़ता है CGPSC के लिए? तैयारी का दायरा सबका अलग अलग हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, लेकिन मैं मेरा तरीका शेयर करूँगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसी को सब फॉलो करें। जैसे मैं क्या करता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलता था। जैसे मेरे शेड्यूल में हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, पॉलिटी भी होगा, दर्शन भी होगा, साइंस भी होगा, आर्ट एंड कल्चर भी होगा, EVS भी होगा। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा। हम लोग जनरली मैथ्स में स्टेटिस्टिक्स है, या फिर इस मैथ्स में हम लोग वैदिक मैथ को लाइटली लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। पेपर 7 को लाइटली लेते हैं। करंट अफेयर्स मेरे से वो डेली का अखबार नहीं पढ़ा जाता है, तो मैं लास्ट में मैगजीन फॉलो करता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप प्रॉपर जो उसका PDF होता है उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी जो बेसिक सिलेबस है उसको कवर करना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि परीक्षा के पैटर्न में कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, तो थोड़ा सा अपने वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा। हमको साइंस में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। साइंस का आप नोट्स बनाइए। पेपर 7 पार्ट 2 पार्ट 3 का नोट्स बन सकता है। दर्शन सोशियोलॉजी का नोट्स बन सकता है। हिस्ट्री में जितने भी डेफिनेशन वाले टॉपिक्स हैं उसका नोट्स बन सकता है। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हिस्ट्री का नोट्स बनाइए या पॉलिटी का नोट्स बनाइए, बहुत वास्ट है। आप नोट्स बनाएंगे तो वापस से एक किताब बन जाएगा। तो नोट्स जो सब्जेक्ट शॉर्ट किए जा सकते हैं उसका बनाना चाहिए, जिसमें कम टाइम लगे।
तो ये मेरा फंडा है। लेकिन ये मैं कहूँगा आप हर सब्जेक्ट को डेली लेके चलो और एक रूटीन मान दो, जैसे ही एक सब्जेक्ट कवर होता है वापस उसी टाइम में उसी सब्जेक्ट को फिर से चलाओ। तो एक रिवीजन का जो सर्कल चलता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तैयारी में। कई बार कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान जो है सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए बच्चों को। मैं इसको आधा आधा मानूंगा। जैसे मैं 2021 में जब मेरा नहीं निकला प्रीलिम्स, 2020 में नहीं निकला, मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा सब चीज़ इंस्टॉल कर दिया था। मतलब सब चीज़ इंस्टॉल कर दिया था। और उस टाइम ना अगर जैसे मेरे को किसी से बात करना होता, किसी को मेरे को कुछ डाटा भेजना होता, मेरे को ईमेल करता था वो मेरे ईमेल आईडी पे। जब नहीं निकला था, जब नहीं निकला था। इवन टेलीग्राम में कभी करते थे। लेकिन जैसे ही 21 का मेरे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो आप इंटरव्यू अगर करते हो तो आपको व्हाट्सअप रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ग्रुप्स में जुड़ने हैं, लोगों से चर्चा करनी है। 21 में उस टाइम मैं वापस से व्हाट्सअप स्टार्ट किया था, बस व्हाट्सअप स्टार्ट किया था। लेकिन वही है कि केवल जितना ज़रूरत होता था 21, 22 तक, 23 तक, जब तक 23 का मेरा रिजल्ट नहीं आया था मैं केवल व्हाट्सअप चलाता था, इंस्टाग्राम नहीं चलाता था। मेरा लास्ट इंस्टा पोस्ट रहा था 2017-18 में। फिर मैं इंस्टा पोस्ट किया था 2024 में, जब रिज़ल्ट आया था मेरा स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के बतौर, तो उस टाइम में अगला पोस्ट किया था। लगभग 4 साल मैं इंस्टाग्राम से दूर रहा, 2-3 साल में व्हाट्सअप से दूर रहा। तो थोड़ा सा ये ज़रूरी हो जाता है डिसिप्लिन के लिए। अभी भी इस साल खैर मैं बोलूँगा इस साल मैं बहुत इंस्टाग्राम चलाया हूँ मेंस के बाद, लेकिन बीच बीच में मूड फ्रेश करने के लिए भी चलाया हूँ। कभी कभी मेरा थोड़ा सा घूमने का आदत है, मैं संडे को घूमने निकल जाता हूँ बहुत जगह। मैं रायपुर के आसपास सारी जगह घूम चुका हूँ, बिलासपुर में था तो बिलासपुर के आसपास सारी जगह घूम चुका था। तो आप संडे को चाहो तो बिल्कुल घूम सकते हो। दोस्तों से मिलो, बात करो। मैं बहुत फ़ोन में बात करता हूँ, मेरी मम्मी से मैं घंटों बात करता हूँ, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं ना कि बहुत कम मोबाइल चलाना चाहिए, बहुत कम सोशल मीडिया उपयोग करना चाहिए। है एक पहलू, अगर आप दिन में अपने शेड्यूल को जिसको बांध के रखे हो कि आप मेरे को 6 घंटा पढ़ाई कितना घंटे करते थे आप? पढ़ाई का क्या था टाइम आपका? पहले मैं लगभग, जैसे मेरा लगभग रूटीन ऐसा रहा है, मैं थोड़ा सा अर्ली राइजर हूँ। लगभग 7, 6:30, 7 तक मैं उठता हूँ। मैं पहला ही मेरा काम रहता है उठते साथ मैं नहा वहा के रेडी होके बैठूँ, 1 आध घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, फिर नाश्ता वास्ता जो भी मैं जनरली खाना भी मैं ही बनाता था, तो नाश्ता वास्ता कुछ बना लिया, फिर नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर लगभग 12 से 12:30 1 बजे तक बैठा पढ़ने के लिए। उसके बाद 2-3 घंटे में थोड़ा नैप लेता था, जब मेरा जॉब नहीं लगा था तब नैप लेता था। फिर 4, 4:30 से स्टार्ट करता 8, 8:30 तक। तो मतलब ये सुबह 4 घंटे 5 घंटे, शाम को 4 घंटे 5 घंटे, मतलब 8 से 9 घंटे के राउंड में पढ़ लेता था सुबह शाम मिला करके, ठीक है। अभी जब जॉब लगा तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, कि मेरा 10 से लेकर के 5:30 तक ड्यूटी टाइम। तो मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे उठता या 6:30 तक उठता, आधा पौन घंटे में स्पीडली खाना बनाता, बहुत स्पीड वाला खाना बनाता हूँ। तो आधे पौन घंटे में नहाते नहाते तक में मेरा खाना भी बन जाता था, उधर सब्जी वगैरह बन जाता। तो मैं ले करके सीधे चला जाता लाइब्रेरी, 2-3 घंटे बैठता, सुबह 10 बजे निकलता ऑफिस, सीधे ऑफिस के बाद मैं 5:30 तक वापस आता। एक अभी थोड़ा सा आदत सा हो गया था कि मैं एक अलग से रखता था अपने पास लोअर वगैरह, वहीं चेंज करता थोड़ा कंफर्ट के लिए। 5:30-6 बजे से बैठता, 8, 8:30, 9 बजे तक बैठता। शुरू के 3-4 महीने ऐसा किया। 1 महीना लास्ट में छुट्टी लिया था मैं मेंस के टाइम में। उस छुट्टी के दौरान मतलब जो मैं पहले की रूटीन फॉलो करता था 6-8 घंटे वाला, वही फॉलो किया हूँ। लेकिन बीच में मैं ये लाइब्रेरी जाना, बीच में काम करना, ये चीज़ भी फॉलो किया हूँ थोड़ा सा। ये बताओ, पढ़ाई तो हॉबी है आपकी, पढ़ाई के अलावा सबसे और क्या क्या हॉबी है आपकी? मेरे को घूमना बहुत पसंद है, मेरे को खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं सारे टाइप के खाने बना सकता हूँ, इंडियन, वेस्टर्न, कॉन्टिनेंटल, लिट्टी चोखा से लेकर के मेरे को केक बनाना भी आता है। क्या बात है! वो सब मैं जानता हूँ, बनाता भी हूँ। जैसे मेरे को याद है पिछले साल का जब रिजल्ट आना था ना, मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं खाना बना रहा था उस टाइम में, और एक साइड खाना बन रहा है, एक साइड रिजल्ट उसी टाइम में देखा अपने हाथ से। तो मेरे को खाना बनाना इतना पसंद है, मैं घर में भी जाता हूँ तो मम्मी को बोलता हूँ कि मैं आज का खाना बना दे रहा हूँ, ऐसे टाइप से। मतलब मेरे खाना बनाना इतना पसंद है। CGPSC के परीक्षा होते हैं, प्री हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसमें अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब मज़ेदार भी सवाल होते हैं, इंटरेस्टिंग भी सवाल होते हैं। आपसे किस किस टाइप के सवाल पूछे गए? प्री मेन सबके लिए कॉमन होता है। मैं इंटरव्यू की अगर बात करूं तो 4 बार मैं दिया हूं, चारों बार अलग अलग तरीके से मेरे से पूछा गया। जैसे एक बार मेरे से हिस्ट्री से पूछा गया कि आर्यभट्ट चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में क्या बोले हैं, या इतिहास में क्या महत्व है, गणित का क्या काम होता है। किसी साल मेरे से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। पिछले साल निताम सर का बोर्ड मिला था तो उनसे मेरे से लगभग 15 से 20 मुख्यमंत्रियों का नाम पूछ लिए थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है पूछ लिए थे। मतलब बहुत फैक्चुअल था।
जितने फैक्चुअल हो सकते थे सारे फैक्चुअल्स थे। मैं एनएसएस से था, तो एनएसएस का मोटो क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपके जाति प्रमाण पत्र पे साइन कौन किया, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बने। पिछले साल की बात करूं मैं, इस साल जैसे वर्मा सर का बोर्ड था, तो जैसे 4 मेंबर्स थे तो 4 पहलू पकड़े। वर्मा सर जैसे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, करंट की चीज़ों को पूछे, शेख हसीना वाला मुद्दा हो, या फिर नेपाल का जनजी आंदोलन हो, या फिर मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री भूटान के विजिट पे थे, वो पूछा गया मेरे से। पिरामिड का पिरामिड का जो बेस होता है कैसा होता है वो पूछा गया था। फिर अगर मैं बोलूँ दूसरे बोर्ड मेंबर मेरे से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ मेरे से सरगुजा साइड का पूछे, क्योंकि सरगुजा विश्वविद्यालय में सो किया हूँ, तो सरगुजा क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं, हाथी कैसे वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, या फिर हाथियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, माइनिंग किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ की होती है, ये पूछे। मेरी हॉबी कुकिंग है, तो कुकिंग से मेरे पूछे थे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के और साउथ इंडिया के 3 ऐसे डिशेस को बता सकते हो जो कॉमन हो, जैसे मैंने चीला डोसा को एक साथ बता दिया, बड़ा और मूंग बड़ा को एक साथ बता दिया, तो वैसे टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मेरे से कंडीशनल क्वेश्चंस भी पूछे थे कि ट्रैवल करते हो, जैसे वंदे भारत को आप कैसे लाइबल बनाओगे कि इतना ज़्यादा महंगा है कि लोग जा भी नहीं पा रहे, तो ये टाइप से क्वेश्चन था। फिर मेरे से लीडर, जैसे मैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट में गया था, तो उससे क्वेश्चन बने कि यूथ का क्या काम होता है, यूथ ही कैसे राजनीति में आगे बढ़ते हैं, आप कैसे लीडर को देखते हो, तो ऐसे मतलब मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, तो सारे टाइप से डायमेंशन थे। आपका 14 रैंक आया, 14 रैंक में क्या मिल जाएगा? तो संभावित है कि डीएसपी मिल जाएगा, डीएसपी मिल जाएगा। एग्जैक्ट अभी तो नहीं बता सकता मैं, शाम तक या आज रात तक आ जाएगा उसका लिस्ट, लेकिन संभावित है कि डीएसपी, जैसे अकाउंट ऑफिसर, डीएसपी, या फिर बोल सकते हैं एडी पंचायत मिलेगा, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि डीएसपी मिलेगा। आगे क्या सोचे हैं अब क्या प्लान है आगे का? अभी तो बहुत ऐसा है कि कोशिश करना है, जब तक अगर हो सके तो एक आध बार मैं यूपीएससी ट्राई करना चाहूँगा। मतलब एज मेरे पास अभी एज का बेनिफिट है, कभी बाद में ये रिग्रेट नहीं चाहता हूँ कि मैं ट्राई नहीं किया, तो एक वो चीज़ है। लेकिन फिर भी मतलब एक आध बार मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए ट्राई करूँगा। बाकी मैं डीएसपी से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक और सवाल है, ये अंतिम भी सवाल है, समझिए। छत्तीसगढ़ के बहुत से युवा हैं, लाखों युवा हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं या नहीं निकलता तो बहुत परेशान होते हैं, और कई बार तैयारी करते हैं, कई बार नहीं निकलता। आप कभी 6वां बार है लगभग, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे, उन युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, कीमत मांगता है, समय मांगता है, चूँकि वैकेंसी भी थोड़ी लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा वैकेंसी में तैयारी करने वालों की संख्या, जैसे अगर 200-250 पोस्ट हैं तो लाखों लोग प्रीलिम्स देते हैं, 3 से 4 हज़ार लोग मेंस देते हैं, तो बट ऑब्वियस बात है कि संभावना बहुत कम होती है। लेकिन भरोसा खुद पे रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक टाइम के बाद आप अपने आप को जज करने लगोगे। पढ़ाई का लेवल इतना हो जाता है कि आप ये चीज़ें निकालोगे। मैं एक आध 2 उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरा 2021 में पटवारी में मेरा पूरे ज़िले में, सरगुजा ज़िले में 4th रैंक था, फर्स्ट वेटिंग था, नहीं क्लियर हुआ। हालांकि 2021 में मैं वापस से आया, मंडी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा 120 रैंक था। मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग पॉइंट पे ले आओगे। लेकिन ये भी है कि 2-3 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन डेफिनेटली आया। यहाँ पे सपोर्ट कठिनाई, सबसे बड़ी कठिनाई क्या हुई आपको पढ़ाई के दौरान या कंटिन्यू करने के दौरान? सबसे बड़ी कठिनाई क्या हुई आपको? मेरे छोटी भाई की शादी हो चुकी है अभी 2-3 साल, मतलब उसका 6 साल का बेटा है, तो एक प्रेशर हो रहा था कि छोटा भाई शादी कर चुका है, बड़ा भाई अभी भी बचा हुआ है, वो एक प्रेशर था। थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी प्रेशर था कि अब कितना टाइम तक घर से पैसा मांगेंगे, चूँकि कुछ काम नहीं करता था, तो वो भी एक प्रेशर था। तीसरा चीज़, एक जो मैं बोलूँ बहुत बेनिफिशियल क्या चीज़ रहा, मेरे जो सपोर्ट सिस्टम, मेरे माँ बाप, मेरे जो दोस्त हैं, चाहे अंबिकापुर के हों, चाहे बिलासपुर जो रूम में मैं रहता था, बहुत सपोर्टिव थे। दिल्ली आईएएस एकेडमी में जब जॉब किया उस टाइम पे सर लोग बहुत सपोर्टिव थे। वो सब एक सपोर्ट सिस्टम मिल करके इन चीज़ों को पीछे कर दिया, बोल सकते हैं, बहुत सारा। तो हम पंकज भाई से बातचीत कर रहे थे, और पंकज यादव अंबिकापुर के रहने वाले हैं। अंबिकापुर में पापा जो हैं ठेला चलाने का काम करते हैं, और इन्होंने सीजीपीएससी की तैयारी की, 6 अटेम्प्ट किए, और 6 अटेम्प्ट के बाद में फाइनली इस बार 14 रैंक आया है, और डीएसपी लगभग मिल जाएगा लगभग। तो पूरी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोशिश रहेगी कि और भी जो टॉपर हैं उनसे भी हम बातचीत करें।